बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शेक्सपियर के शोहरा आफाक लेजेंडरी प्ले हेमलेट के साथ आपके सामने विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़ा नाम, प्ले राइट, ड्रामाटिस्ट और हेमलेट उनका शायद सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला प्ले। बहुत सारा इस पे काम हो चुका है ऑलरेडी, बहुत सारी इस पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। बहुत कुछ लिखा भी गया इस पे। आज हम इसकी एक डिटेल्ड एक्ट वाइज एंड सीन वन समरी लेके आए हैं आपके सामने। तो देखते हैं कि हेमलेट में हमारे पास सबसे पहले तो ये देख लें कि इसके हमारे पास कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये एक ट्रेजेडी है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बहुत मशहूर है। इट्स अ ट्रेजेडी रिटन इन 1600। अगर हम इसके कैरेक्टर्स में जाएं तो सबसे पहले हमारे पास इसका कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क हेमलेट, Claudius, king of Denmark, who is the uncle, and he is the same Claudius जिसके बारे में ये कहा गया कि allegedly he is the murderer of the father of King Prince Hamlet। इसके बाद द गोस्ट, लेट किंग का जो गोस्ट है जिसको कत्ल किया था क्लॉडियस ने। Gertrude, the mother of Hamlet and the queen। Polonius is the counselor of state। He is also the father of Ophelia, who is the beloved of Hamlet। Laertes, he is the Polonius' son and brother of Ophelia। होरेशो फ्रेंड है, कॉन्फिडेंट है हेमलेट का। रोजेंटन्स, गिल्डनस्टन उसके स्कूल फेलोज हैं। फोर्टिनब्रास एक प्रिंस है नॉर्वे का, जो कि नेबरिंग स्टेट है, और इसी नेबरिंग स्टेट की डेनमार्क के साथ टसल चल रही है पॉलिटिकल। कॉर्नेलियस मेंबर ऑफ किंग्स गार्ड, इसी तरह मार्सेलस, बर्नार्डो, फ्रांसिस्को, दे आर ऑल द मेंबर्स ऑफ किंग्स गार्ड्स। कुछ माइनर कैरेक्टर्स में हमारे पास रेनाल्डो है जो कि पोलोनियस का मुलाजिम है। प्लेयर्स हैं जो कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इसी प्ले के अंदर विद इन अ प्ले एक और मौजूद होगा जिसको परफॉर्म करने के लिए वो आएंगे। इसी तरह ग्रेव डिगर है, कबर खोदने वाला। इंग्लिश एम्बेसडर्स हैं, ऑसरिक है। दीज आर सम ऑफ द माइनर कैरेक्टर्स। अब अगर हम शुरू करें इसकी प्लॉट की तरफ आएँ तो सबसे पहला सीन जो है एक्ट वन सीन वन में हमें सबसे पहले तो गोस्ट नज़र आता है, लेट किंग ऑफ डेनमार्क। ये गोस्ट है हेमलेट के फादर का, और हेमलेट के फादर को आज से कुछ अर्सा पहले जब प्ले स्टार्ट हुआ तो उससे पहले उनकी डेथ हो चुकी है, और कहा यह जाता है कि उनका मर्डर हुआ, एक एक्सीडेंटल डेथ थी। और ये भी इल्ज़ाम है कि जो इस वक्त मौजूदा किंग है क्लॉडियस, हु इज़ द अंकल ऑफ हेमलेट, ये उन्होंने इसको कत्ल किया था अपने भाई को, और उनसे ये तख्त छीन लिया था। तो सबसे पहले तो ये गोस्ट अपीयर होता है डेनमार्क में, और ये कुछ जो गार्ड्स हैं उनको नज़र आता है, बाकी लोगों को नज़र नहीं आता। और इसी सीन में थोड़ी देर के बाद ये ही गोस्ट दोबारा से नज़र आता है, और ये अब होरेशो जो कि इसका दोस्त है उसको नज़र आता है, हेमलेट के दोस्त को नज़र आता है। सीन वन के अंदर हमें जहाँ थोड़ा सा गोस्ट के बारे में पता चलता है और लेट किंग के बारे में पता चलता है, वहाँ हमें ये भी पता चलता है इसमें कि शेक्सपियर के यहाँ सुपर नेचुरल एलिमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी उसमें वैलिडिटी है कि वो अपना प्ले शुरू ही गोस्ट की अपीयरेंस से कर रहा है। सो द अपीयरेंस ऑफ गोस्ट और द सुपर नेचुरल इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द वेरी थीम ऑफ द प्ले। जैसे सीन वन, सीन टू में एक मैसेंजर जो है वो किंग क्लॉडियस भेजता है नॉर्वे, जिनके साथ इनकी पॉलिटिकल टसल है। मैसेंजर को भेजा गया, और फोर्टिनब्रास जो कि ऑलरेडी पता चला कि वो पोलैंड के ऊपर चढ़ाई करने वाला है, लेटर ऑन ही विल कम टू कंकर एंड कैप्चर नॉर्वे। तो एक मैसेंजर भेजा जाता है किंग की तरफ, किंग ऑफ पोलैंड की तरफ, नॉर्वे की तरफ। अ, ये नॉर्वे का जो है वो प्रिंस होता है। इसी तरह हेमलेट, अच्छा पहले तो ये भेजा जाता है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो कैरेक्ट जो जो नेबरिंग स्टेट है उसके साथ पॉलिटिकल एक कुछ मामला ठीक नहीं चल रहे। सेकेंडली हेमलेट जो है उसकी हालत वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, और वो कोई अपनी सेंसेस में नहीं लग रहा। तो उसको किंग और क्वीन यानी कि क्लॉडियस और गर्टरूड जो कि क्वीन है, वो दोनों बुला के उससे कुछ उसका हाल चाल पूछते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं।
कि उसने ये अपनी हालत क्यों बना रखी है और वो उसको इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार क्यों है। हैमलेट का मदर जो है वो भी उससे ये सवाल पूछती है। हैमलेट की मदर की जो रीमैरिज है उसने हैमलेट को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दिया है। एक तो उसके फादर की डेथ का उसको दुःख है, दूसरा उसको उससे भी बड़ा दुःख ये है कि उसकी जो मदर है उन्होंने रीमैरिज उसके फादर के मर्डर के साथ की। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रीफ है। हैमलेट जो है उसको फिर इसी सीन के एंड पे पता चलता है, बताया जाता है कि एक घोस्ट जो है वो अपीयर हुआ है और वो उसके फादर का घोस्ट है और वो शायद ये भी बताया गया कि उसको मिलना भी चाहता है। एक्ट 1 अभी हमारा कंटिन्यू है। इसका सीन 3 में हम देखते हैं एक डोमेस्टिक सीन है। पोलोनियस जो है वो अपने बेटे को बुलाता है लेयर्टीज़ को, उसके साथ डिस्कशन कर रहा होता है क्योंकि बेटे को भिजवाया जा रहा है नेबरिंग स्टेट में और ये वॉरियर भी है और ये सिपाही भी है। तो उसको कुछ वो नसीहतें करता है जिसमें वो उसको कहता है कि वो हैमलेट के बारे में और किंग के बारे में और अपनी जंग के बारे में थोड़ा-सा मोहतात रहे। एट द सेम टाइम पोलोनियस जो है वो अपनी बेटी को भी नसीहतें करता है कि उसको हैमलेट से ज़रा दूर रहना चाहिए क्योंकि हैमलेट की हालत बहुत ख़राब है। क्योंकि ये भी एक सबके इल्म में है कि ओफिलिया एंड हैमलेट दे आर इन लव विद ईच अदर। तो ये सीन 3 जो है एक डोमेस्टिक सीन है, पोलोनियस के घर का सीन है, जिसमें अपने बेटे और बेटी को दोनों को बिठा के समझा रहा होता है और पीसेस ऑफ एडवाइस दे रहा होता है कि उनको अपनी लाइफ में थोड़ा-सा केयरफुल रहना चाहिए। एक्ट 1 सीन 4 में घोस्ट जो है वो दोबारा हैमलेट को नज़र आता है और वो उसको फिर एक प्राइवेटली इनकी टॉक होती है जिसके अंदर वो घोस्ट हैमलेट को बताता है कि उसकी डेथ कैसे हुई। ये पहली बार हैमलेट को पता चला फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ या फ्रॉम घोस्ट माउथ कह लें कि उसकी डेथ उसके फादर की डेथ कैसे हुई। तो ये रिवील उसको पहली बार हुआ सीन 4 में, एक्ट 1 सीन 4 में, कि जिसमें उसको ये बताया गया कि उसके फादर की डेथ जो है वो उसकी ईयर को पॉइज़न किया क्लॉडियस ने और इस तरह से उसकी डेथ हुई। सीन 5 में घोस्ट की जो है वो ये पहले 4 में तो उसकी गुफ्तगू होती है, 5 में डिस्क्लोज़ करता है पॉइज़निंग ऑफ ईयर क्लॉडियस और फिर उसको ये भी कहता है कि तुमने इसका बदला लेना है। यहाँ पर हमारा एक्ट 1 ख़त्म होता है, जिसमें हमारे यूँ कह लें कि हमारी एक्सपोज़िशन है, जिसमें हमारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं और शुरू की जो सिचुएशन है डेनमार्क की वो बताई जाती है। एक्ट 2 में आ जाएँ तो सीन 1 में पोलोनियस की इंस्ट्रक्शंस हैं अपने सर्वेंट्स के लिए और इसके अलावा ओफिलिया को अपने फ़ादर से बात करते हुए दिखाया गया है कि जिसमें वो उसकी हालत के बारे में बता रही है कि उसकी हालत जो है वो बहुत ख़राब है। पोलोनियस पहले तो अपने सर्वेंट्स को कुछ थोड़ी-सी इंस्ट्रक्शंस देता है रेनाल्डो को और फिर ये भी कहता है कि वो लेयर्टीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके दे। लेयर्टीज़ को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके फ़ादर उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं। तो एक तो पोलोनियस अपने बेटे की ऊपर नज़र रखने के लिए अपने सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है क्योंकि बेटा जो है वो भी वॉर वाले गेम में मौजूद है तो लिहाज़ा उसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जैसे बताया ओफिलिया हैमलेट की स्ट्रेंज बिहेवियर की शिकायत करती है और उसे ये शक है कि ये इसके ऊपर मैडनेस का दौरा है, जो ये पागल हो चुका है और ये शायद लव मैडनेस है या द वेरी एक्सेसिव ऑफ लव है, ये क्या है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा उसकी मैडनेस के बारे में बात हुई, जिसके बारे में पोलोनियस का ख़्याल ये है कि ये जो मैडनेस है, ये इसकी रियल मैडनेस नहीं है, रादर ये उसने अपने ऊपर मैडनेस तारी की हुई है। बड़ी मशहूर लाइन है, जिसमें वो कहता है देयर इज़ अ मेथड इन हिज़ मैडनेस कि ये जो इसकी मैडनेस है, इसके पीछे इसका कोई पूरा मकसद मौजूद है। अगर हम सीन 2 में आगे बढ़ें, तो 2 कोर्टियर्स उनको हैमलेट के माइंड को प्रोब करने के अब क्योंकि क्लॉडियस को ये पता है कि हैमलेट को पता चल चुका है या वो प्रोब करेगा और क्योंकि उसकी हालत भी ऐसी है और क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन का शिकार है तो उस पर नज़र रखने के लिए और उसके उसको चेक करने के लिए उसको प्रोब करने के लिए 2 उसके स्कूल फेलोज़ रोज़ेनक्रेंज़ और गिल्डनस्टन की ये ज़िम्मेदारी किंग ने लगाई कि वो जासूसी करें और उसके साथ मिलें और उस पर नज़र रखें, बातों-बातों में पूछें कि उसकी हालत क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बादशाह का, किंग का, क्लॉडियस का सीक्रेट उसको मालूम हो चुका हो। पोलोनियस ने यहाँ पर अपनी जो ओपिनियन दी हैमलेट की मैडनेस के बारे में और मेथड इन मैडनेस जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। हैमलेट्स करेक्ट गेस अबाउट द टू का कोर्ट और हैमलेट को ये बात बड़ी क्लियरली ये समझ आ गई इतना क्योंकि वो
पागल है नहीं जितना वो अपने आप को शो कर रहा है। उसको ये पता चल चुका है कि ये दोनों जो कोर्टियर्स हैं, इन दोनों का मकसद उस पर नज़र रखना है, कोई उसकी मदद करना नहीं है, लिहाज़ा वो थोड़ा-सा अलर्ट हो जाता है। और द एक्टर्स दे आर एंगेज्ड बाय हैमलेट टू स्टेज अ प्ले। अब हैमलेट जो है उसने एक प्लान कर लिया कि वो इसी दौरान हैमलेट की जो एक उसने एक प्लान किया था कि वो यहाँ पर अपने महल के अंदर एक प्ले जो है वो स्टेज करवाएगा। और वो उसने कुछ एक्टर्स बुलाए और उनको एंगेज किया हैमलेट ने कि यहाँ पर अपने महल के अंदर वो एक स्टेज प्ले जो है वो इनेक्ट करवाएगा। और हैमलेट जो है वो फिर अब ये क्यों चाह रहा है हैमलेट? हैमलेट ये चाह रहा है कि उसका प्लॉट, उसकी कहानी कुछ इस तरह से रखेगा कि जिसमें वो एक किंग की डेथ दिखाएगा और उसकी किंग की डेथ जो है वो एक्चुअली होगी लेट किंग हैमलेट की डेथ। और उस प्ले को देखने के लिए सभी लोग मौजूद होंगे जिसमें क्लॉडियस भी मौजूद होगा। और जब क्लॉडियस उस प्ले को देखेगा तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो चेक करने के लिए हैमलेट ने ये सारा जो प्ले विद इन द प्ले जो है इनेक्ट करने का प्रोग्राम बनाया। और यहाँ पर हमने ये भी देखा हैमलेट की अपने मैडनेस के बारे में बड़ी ज़ुबानी किस्म के, बड़ी क्रिप्टिक किस्म के रिमार्क्स जो हैं अपने मैडनेस के बारे में देता है। और ये जो है वो कंपनी ऑफ एक्टर्स आ जाते हैं और वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं अपने इस प्ले की। और इस तरीके से जैसे मैंने बताया हैमलेट जो है ही हैज़ डिसाइडेड टू कैच द कॉन्शियंस ऑफ द किंग। यहाँ पर हमारा एक्ट 2 ख़त्म होता है। एक्ट 2 में किंग ने नज़र रखी हैमलेट पे और हैमलेट ने किंग को एक्सप्लोर करने के लिए, किंग के माइंड को प्रूव करने के लिए एक प्ले विद इन द प्ले इनेक्ट करवाने का अपने ही महल में प्रोग्राम बनाया और उसको प्लान कर लिया। अब हम पहुँचे एक्ट 3 में। सीन 1 में हम देखते हैं द किंग विलिंग टू अटेंड द ड्रामेटिक परफॉर्म। वो किंग जो है वो इस बात पे विलिंग है कि वो ज़रूर जाएगा, देखेगा। और जब यहाँ पर हमने एक soliloquy भी देखी, किंग की जो soliloquy है उसमें वो अपने क्राइम को कमिट भी रिवील करता है, खुद ही बताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हैमलेट को कुछ शक हो गया हो और वो वाक़ई मेरी कॉन्शियंस को कैच करने की कोशिश कर रहा हो। ये बड़ी इम्पोर्टेंट soliloquy उसके साथ ही हैमलेट की soliloquy भी है बहुत इम्पोर्टेंट, जिसमें अपने हैमलेट जो है उसकी स्टेट ऑफ माइंड का हमें पता चलता है। हम इंशाल्लाह हैमलेट की soliloquies पे एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाएँगे। हैमलेट्स इंसल्टिंग यहाँ पर हैमलेट क्योंकि एक मैडनेस का शिकार है, हैमलेट अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है और बहुत ज़्यादा वो उसको डिप्रेशन है और उसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। तो यहाँ पर वो उसका जो ट्रीटमेंट है या उसका बिहेवियर है ओफीलिया के साथ वो इतना अच्छा नहीं होता और ओफीलिया की भी वो इंसल्ट कर देता है। द किंग डिसाइड्स टू सेंड हैमलेट टू इंग्लैंड और एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि जो किंग है वो हैमलेट को इंग्लैंड भिजवाने की तैयारी कर रहा है और पीछे मकसद वही था कि वो उसको इंग्लैंड भिजवा के तो उसको किसी तरीके वहाँ पर कत्ल करवा देगा। हम पहुँचे सीन 2 में। हैमलेट की एडवाइस थी एक्टर्स के लिए, होरेशो उसकी हेल्प करने के लिए मौजूद है। हैमलेट जो है और जब वो प्ले इनेक्ट होता है तो और वो जब प्ले पूरा परफॉर्म हो जाता है तो वहाँ पर रिएक्शन जो आता है किंग क्लॉडियस का, उसको देख के तो अ, हैमलेट को ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो डेथ है और ये जो अ, इसकी जो मौत हुई थी वो अ, क्लॉडियस ने ही की थी। इस तरह हम पहुँचे एक्ट 3 के सीन 3 में। यहाँ पर हमें एक ऐसा सीन भी मिलता है जिसमें हम ये देखते हैं कि देयर वाज़ एन अपॉर्च्युनिटी ऑफ रिवेंज। जो किंग होता है क्लॉडियस वो अपनी प्रेयर में मौजूद होता है लेकिन वो इसको मिस कर देता है। अब ये भी एक आप कह लें कि हैमलेट के एक कैरेक्टर की खूबी है कि वो उसको प्रेयर के दौरान कत्ल नहीं करना चाहता क्योंकि वो ये चाहता है कि इसको किसी ऐसे पॉइंट पे कत्ल करे या जब इससे बदला ले, इसको अपने फादर की डेथ का बदला इस तरह से ले कि कहीं ये ना हो कि प्रेयर में इसको कत्ल करे और वो सीधा हेवन में चला जाए। लिहाजा उसको हेवन में भी नहीं भेजना चाहता और बदला भी लेना चाहता है। तो ये बहरहाल एक अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जो रिवेंज की वो मिस कर देता है। सीन 4 में देयर इज़ द मर्डर ऑफ पोलोनियस। पोलोनियस जो कि पोलोनियस पर्दे के पीछे छुप के उस वक़्त गर्टरूड यानी कि हैमलेट की मदर और हैमलेट की गुफ्तगू सुन रहा होता है।
तो उस वक़्त हैमलेट की अपनी मदर के साथ बड़ी एक बहुत ज़्यादा बड़े हॉट वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं। वो अपनी माँ को ब्लेम करता है कि उसने अपने हस्बैंड की डेथ के फ़ौरन बाद उसने शादी कर ली क्लॉडियस के साथ, तो ये बात उसको एक्सेप्टेबल नहीं थी। बहरहाल मदर ने अपने बेटे को ये यकीन दहानी करवाई कि वो उसके रिवेंज में उसकी मदद करेगी और वो उसको ख़्याल रखेगी, उसको कुछ नहीं होने देगी। लेकिन इनकी जो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद थी, लेकिन एट द सेम टाइम ये हुआ कि वहाँ पर पोलोनियस क्योंकि मौजूद था और पर्दे के पीछे तो शक हुआ हैमलेट को, तो हैमलेट ने उसको ये जाने बगैर कि वहाँ कौन है तलवार से जब वार किया तो उससे पोलोनियस की डेथ होगी। यहाँ से हम पहुँचे एक्ट 4 में, सीन 1 में द किंग इज़ शॉक्ड बाय पोलोनियस मर्डर। अब किंग के लिए पोलोनियस की जो डेथ है ये बहुत शॉकिंग इसलिए भी थी कि पोलोनियस वाज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंट्स ऑफ किंग। तो वो उसको ये बड़ा एक शॉकिंग शॉक गुज़रता है कि उसकी डेथ जो है वो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस थी, क्योंकि वो उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था। हेमलेट जो है उसको बहरहाल क्वीन जो है वो शील्ड फ्राहम कर रही है, उसको बचाने की कोशिश करेगी। हैमलेट सीन 2 में हम देखते हैं हैमलेट का जो रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस सा है। वो जब उससे ये कासल का सीन है, रोज़ेनक्रांज़ और गिल्डेन्स्टर्न हैमलेट से डेड बॉडी ऑफ पोलोनियस के बारे में बात करते हैं, तो वो बड़े अजीब-ओ-गरीब बड़े रिप्लाई देता है, जिससे दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत पज़ल हो जाते हैं। तो ये इस तरह से वो अपने आप को कंसील भी करता है और अपनी मैडनेस को छुपाने की कोशिश भी करता है सीन 2 में। सीन 3 में हम पहुँचते हैं द किंग्स सीक्रेट प्लान टू हैव हैमलेट किल्ड। अब उस किंग का प्लान ये भी है कि इसको दोबारा से किसी तरीके से मरवा दें और वो चाहता है कि इनको इंग्लैंड भिजवाए और इंग्लैंड भिजवा के तो इसको किसी तरीके से वहाँ पर मर्डर इसका भी हो जाए, और क्योंकि अब ये किंग को भी उस प्ले की परफॉर्मेंस के बाद इल्म हो चुका है कि हैमलेट उसका राज जान चुका है। एक्ट 4 में हम पहुँचे, सीन 4 है हैमलेट की सेल्फ रिप्रोच एट हिज प्रोक्रेस्टिनेशन। हैमलेट जो है वो अब ये एक प्लेन है डेनमार्क में, जहाँ पर नॉर्वेजियन आर्मी जो है वो उसके बारे में पता चला कि उसके ऊपर अंडर द कमांड ऑफ 14 ब्रस्ट जो वो पोलैंड पर कब्ज़ा कर चुकी है। तो वहाँ पर ये अपनी जो इर्रेज़ोल्यूशन है और अपनी सोच के ऊपर जो है वो उसकी अपनी अपनी जो इर्रेज़ोल्यूशन है या इनएक्शन है उसके ऊपर वो थोड़ा-सा सोचता है। यानी अपने ही एक्शंस के बारे में सोच रहा होता है। सीन 5 में हमने देखा लेयर्टीज़ और किंग की जो है वो मुलाकात होती है और ये एक लेंथी सीन है, एन एनकाउंटर बिटवीन लेयर्टीज़ एंड द किंग। ओफेलिया की हालत इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। ओफेलिया अजीबो-गरीब अंदाज़ में ओल्ड सॉन्ग्स गाती है और किंग और लेयर्टीज़ जो हैं ये आपस में बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही थी उस पे भी बात करते हैं। लेयर्टीज़ किंग से पूछता है कि उसके फादर पोलोनियस की डेथ कैसे हुई? तो किंग जो है वो फिर उसको कुछ थोड़ा बहुत जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करता है। ओफेलिया की हालत जो है वो पहले से ओफेलिया की अब हालत इंसल्टिंग रिमार्क्स जो हैमलेट के थे उसके बाद से हालत उसकी काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो चुकी है। इसी तरह अगर हम सीन 6 में जाएँ तो देयर इज़ अ मैसेज फ्रॉम हैमलेट अबाउट हिज़ बीइंग अटैक्ड। उसको ये एक मैसेज आता है कि उसके ऊपर हमला हुआ है और उस हमले से वो बच गया है। होरेशो को ये मैसेज मिलता है हैमलेट का, इंग्लैंड वाज़ अटैक ऑन द वे बाय पायरेट्स, और उसमें फिर उसने ये किया एक्चुअली जो कि 2 लोग जिनको ये डिप्यूट किया गया था कि वो उस पर नज़र रखें, तो उन दोनों को खुद अपने हाथ से कत्ल कर देता है, गिल्डेन्स्टर्न और रोज़ेनक्रांट्ज़ को, और खुद उनके मामले से बच जाता है। सीन 7 है अनदर स्कीम डिवाइस्ड बाय द किंग फॉर द मर्डर ऑफ हैमलेट। एक और स्कीम बनाई गई, हैमलेट को वापस बुलाए और उनको दोबारा से उसको ख़त्म करवाए। एक के बाद एक स्कीम, एक के बाद एक प्लान, लेकिन अभी तक हैमलेट जो है वो उसके क्लचेज़ में नहीं आ रहा। वी कम टू द फाइनल एक्ट दैट इज़ एक्ट 5। ये ग्रेवयार्ड का सीन है, बड़ा इम्पोर्टेंट सीन, और ये हैमलेट की कैरेक्टर, हैमलेट और शेक्सपियर की जो लैंग्वेज और शेक्सपियर का जो स्टाइल है, उसके लिए ये एक बड़ा मशहूर सीन है ग्रेवयार्ड का, जब यहाँ पर हमें ये भी खबर मिलती है कि जो ओफेलिया है उसने अपनी उसी मैडनेस में कुछ लोग कहते हैं, अब ये एक देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी
कि ओफिलिया ने खुदकुशी की, शी कमिटेड सुसाइड, दरिया में डूबी, या कुछ लोग कहते हैं कि ये एक हादसा था। तो बहरहाल ओफिलिया की डेथ हो जाती है और उसकी कब्र खोदने का एक सीन है जिसमें एक झगड़ा होता है, लड़ाई होती है लेयर्टीज़ की और हैमलेट की, जहाँ पर हैमलेट अपनी उस लड़ाई के अंदर लेयर्टीज़ उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता है, उसको ब्लेम करता है कि उसकी सिस्टर की डेथ की ज़िम्मेदार जो है वो हैमलेट है। जबकि हैमलेट ये जस्टिफ़ाई करता है कि वो के भाई यानी कि लेयर्टी से ज़्यादा मोहब्बत करता है ओफिलिया से। सीन 2 में हम देखते हैं हैमलेट्स की डिज़ायर अब रिवेंज की, और जो वो अपनी इस डिज़ायर को पूरी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका जो रिवेंज है वो बहुत लेट हो रहा है, और उसको ये एक उसके अंदर एंग्ज़ायटी, ग्रीफ़ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इन द मीन टाइम किंग जो है वो एक फेंसिंग एक मैच जो है वो अरेंज करता है, और वो एक मुकाबला अरेंज करता है जिसमें तलवारों का मुकाबला होगा, इसमें लेयर्टीज़ होगा, किंग खुद होगा और क्वीन, ये सब लोग बैठ के देखेंगे। मुकाबला एक्चुअली होगा लेयर्टीज़ और हैमलेट का, और उस मुकाबले में किंग ने ये एक चालाकी ये दिखाई। किंग ने एक जो तलवार थी जो कि उसने लेयर्टीज़ को दी, वो डिप करके दी पॉइज़न में, ताकि अगर वो किसी तरह से इंजर करे हैमलेट को तो उसकी डेथ हो जाए। एट द सेम टाइम उसने ये सोचा कि अगर इस हमले से बच जाए तो एक कप ऑफ वाइन उसने वहाँ रखा कि वो उसको पिला दिया जाए, और इस तरह से किसी न किसी तरीके से हैमलेट की डेथ हो। लेकिन ये आखिरी एक बड़ा ड्रामेटिक सीन है जिसमें होता ये है कि लड़ाई होती है और दोनों बाई चांस एक ही तलवार से दोनों एक-दूसरे को ज़ख्मी कर देते हैं, जब उनकी तलवार बदल जाती है लेयर्टीज़ और हैमलेट। नतीजा के तौर पे होता क्या है कि दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। इन द मीन टाइम जब पहले 2 मुकाबलों में अभी इनका मुकाबला बराबर जा रहा होता है, तो खुशी में किंग जो क्वीन होती है, वो कप ऑफ जो वाइन है, उसको उठा के पी लेती है, इससे पहले कि क्लॉडियस उसको रोके। सो हुआ क्या कि दोनों की लड़ाई में, दोनों के फेंसिंग का जो मुकाबला था, दोनों ने एक-दूसरे को इंजर कर दिया और दोनों की हालत ख़राब हुई, क्योंकि दोनों के अंदर ज़हर चला गया, और क्वीन ने अपनी जो कप ऑफ वाइन पिया तो उसकी वहाँ उससे डेथ होने वाली थी। जब ये सारा सीन देखा तो, और ये बात पता चल गई उस वक़्त इंजर्ड हालत में हैमलेट को कि उसकी जो माँ है उसको ज़हर दे दिया गया, ऑलरेडी उसके फ़ादर को भी दिया गया था। तो उसने किंग को अपनी उसी तलवार के साथ ख़त्म कर दिया। तो ये एक ऐसा सीन है जहाँ पर हमें लेयर्टीज़, हैमलेट, किंग एंड क्वीन सबकी डेथ होती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर हमारा एक्चुअली ये जो प्ले है, ये यहाँ पर ख़त्म होता है, और ये पूरे का पूरा जो एक एक आप कह लें कि प्ले इनेक्ट किया हैमलेट के नाम से शेक्सपियर ने, वो अपने इख्तिताम पे पहुँचता है, और आखिर में हमें नज़र आता है फोर्टिन ब्रास जो कि अपने फ़ादर की सल्तनत की लॉस का बदला लेने के लिए इस मुल्क पर हमलावर हुआ था, तो उसका हमला मुकम्मल हुआ और उसने इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। एंड पे होता ये है कि तमाम किरदार मारे जाते हैं और फोर्टिन ब्रास का डेनमार्क के ऊपर कब्ज़ा मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो इसकी समरी है वो एंड होती है। मैंने कोशिश ये की कि बहुत ब्रीफ़ करके तो आपको मैं समरी इसकी और कैरेक्टर्स के बारे में बताऊँ। क्योंकि लेंथी प्ले है, 5 एक्ट पे हैं, बहुत सारे सीन्स हैं, डिटेल आप इसकी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्लॉट एंड द समरी ऑफ द प्ले। इंशाल्लाह क्वेश्चंस लेके नेक्स्ट वीडियोस में हाज़िर होऊँगा। इस वीडियो के हवाले से अगर कुछ पूछना हो, इफ़ यू वांट टू कमेंट और आस्क एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।